कारगिल युद्ध में कोई एक टीवी एंकर वहाँ पे इंटरव्यू लेते हैं जवानों से और अगले दिन ही वहीं बम गिरता था। जब भी वॉर होता है और जिस तरीके के रिपोर्ट्स आती हैं जहाँ वो बच्चे दिखाते हैं जो कि नेचुरल केस है कि भाई उनका कोई लेना देना नहीं है उस चीज़ों से, द सोल्जर और आर्म फोर्सेस हैव अ इमोशनल एंगल टू इट कि नहीं यार, वी शुड नॉट बी डूइंग इट। नो वॉर कैन एक्चुअली सॉल्व एनी प्रॉब्लम। बोथ 15 अगस्त और 26 जनवरी का अब से 4 साल पहले इनफैक्ट 2 बार मुझे प्रधानमंत्री जी के पीछे लाल किले की जो प्राचीर है उस पर बैठने का मुझे मौका मिला। हम आज के दौर में देख रहे हैं कि बहुत सारी डिपेंडेंसी स्लोली बढ़ती जा रही है एआई के ऊपर। हम लोगों को जो डर लग रहा है कि भाई एआई विल रिप्लेस ह्यूमन। They would take over entire humanity. You have seen in the Operation Sindoor. Now, in the real time in the Operation Center, you can see the radar picture. जो देश के लोग हैं उन्हें ये दिखता नहीं है कि बिहाइंड द सीन एक्चुअली क्या कर रहे हैं, बिकॉज एयरफोर्स कभी कोई सुनता है तो उन्हें ये लगता है कि भाई समबडी मस्ट बी फ्लाइंग और प्रैक्टिसिंग। बिहाइंड द सीन तैयारी कैसे होती है, किस तरह का प्रेशर होता है। आप आर्म फोर्सेस में ज्वाइन कर रहे हैं, आप किसी हॉलीवुड मूवी में नहीं काम करने वाले, तो आपको रफ एंड टफ होना जरूरी है। मोर यू स्वेट इन पीस टाइम, लेस यू ब्लीड इन इन द वॉर। वॉर। सर वेलकम टू द डिफर शो अगेन। हाउ आर यू, कैसे हैं आप? Thank you very much. It's great to be back for the second time for the podcast. I'm really excited to. प्लेजर इज ऑल आवर्स। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। द लास्ट कॉन्वर्सेशन वाज रियली ग्रेट एंड वी आर होपिंग टू डिस्कस लॉट ऑफ थिंग्स आज के कॉन्वर्सेशन में। एंड सिंस इट इज अराउंड इंडिपेंडेंस, तो मुझे लगता है कि किसी आर्म फोर्सेस से या स्पेशली एयर फोर्स पर्सनल से इंडिपेंडेंस के बारे में जानना इतना क्लोजली एक बहुत अच्छा अनुभव होगा हमारे लिए भी और दर्शकों के लिए भी। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जब भी हम लोग इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो मुझे जहाँ तक याद है कि बचपन से लेके अभी तक जो हमने इंडिपेंडेंस देखा है वो स्कूल में आपको लड्डू, समोसे एंड देन नेशनल एंथम में आपको परेड होती है, कॉयर सिंगिंग वगैरह होता है। एंड इन एंड अराउंड सिटी या जहाँ पे भी हम रहते हैं इंडिया में, वहाँ पे बॉर्डर के गाने बजते हैं। एंड द वेरी फेमस एंड ओल्ड ट्रेडिशन, आप नेशनल टीवी पे, दूरदर्शन पे परेड देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर का एड्रेस होता है। बट आर्म फोर्सेस के लिए ये एक्टिविटी या ये जो प्रोसेस है वो कैसा होता है, कैसा एक्सपीरियंस होता है, क्या तैयारी होती है? Okay, first of all, our national days, both 15th अगस्त और 26 जनवरी, दो ही बहुत सोलम आई वुड से डेज रहते हैं हम्म। जहाँ पे काफी एम्फेसिस दी जाती है कि एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट। हम्म। दैट्स वन। एंड सेकंड, ये सिग्निफाई करता है कि हमने अपनी आजादी अंग्रेजों से ली, जीती, तो उसका सेलिब्रेशन अप्रोप्रिएटली होना चाहिए। हम्म। सो आपने देखा होगा कि पॉम्प एंड शो तो होता ही है। राइट। 15 अगस्त को आप कहीं पे भी चले जाएं, तिरंगों की जैसे बाढ़ आई हुई होती है। फूल भी इस तरह से चुने जाते हैं कि वो फेस्टिव लुक दे। ओके। हाँ, करेक्ट। इसके अलावा आपने शायद सुना होगा 21 तोपों की सलामी भी होती है। सो ये कोई नॉर्मल ओकेशन पे 21 तोपों नहीं की होता है। सलामी हो। और जिस जोश के साथ में गिरती बारिश में, इंक्लेमेंट वेदर में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इकट्ठे होते हैं जस्ट टू ग्रीट द प्राइम मिनिस्टर ऑन द ओकेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे, ये हार्ट टचिंग होता है। बहुत ज्यादा। यू गेट गूज बम्स रियली जब हम एब्सोल्युटली। लोग नेशनल टीवी पे वो देखते हैं। व्हाइल आई एम टॉकिंग आई एम फीलिंग दैट, क्योंकि मुझे, जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि बच्चों का जोश, मुझे याद आ गया। अब से 4 साल पहले, इनफैक्ट 2 बार मुझे, 3 और 4 साल पहले प्रधानमंत्री जी के पीछे बैठ के जो लाल किले की जो प्राचीर है उस पे बैठने का मुझे मौका मिला। वाओ। और वहां से आप टीवी में तो सामने देखते हैं प्राइम मिनिस्टर की तरफ, यहाँ आप प्राइम मिनिस्टर कैसे दिखते हैं, हाँ। को उनको कैसा दिखता है, वो आप देख रहे हैं। एक तरफ
हमारी जनता बैठी है, एक तरफ डिप्लोमेट्स बैठे हुए हैं जो करेक्ट। विभिन्न देशों के इनवाइटेड दूत जो गेस्ट होते हैं हाँ बहुत। दूतावासों से आए हैं। हाँ, देन उसके बाद में होते हैं बच्चे जो गन, उनको कपड़े इस तरह से पहनाए जाते हैं कि वो एक नेशनल तिरंगे फ्लैग के दिखे। फ्लेयर में हो। हाँ, करेक्ट। फिर उसके बाद होते हैं आर्म फोर्सेस का गार्ड ऑफ ऑनर ट्रूप। सो ऊपर से देखने पे एक्चुअली बहुत भव्य लगता है। और सामने हमारी यूनिटी के प्रतीक जामा मस्जिद, हम्म। लाल मंदिर जो कि जैन मंदिर है, और पीछे गुरुद्वारा, ये तीनों भी पृष्ठभूमि में दिखते हैं। तो ये एक अद्भुत नज़ारा होता है। और जब प्रधानमंत्री जी की स्पीच के बाद में गुब्बारे और फ्लैग जो छोड़े जाते हैं कबूतरों के हाँ, साथ हाँ। में, वो तो उसका दृश्य आप उसका अनुभव देख के ही कर सकते हैं। टीवी पे उतना मजा नहीं मजा आता। नहीं आता है। तो आई मीन इन एंड ऑल, मोस्ट अप्रोप्रिएट वे जो सेलिब्रेट करने का होना चाहिए, उस तरह से किया जाता है। हाँ। क्या ना नॉर्मल पर्सन कोई आम आदमी जाके विजिट कर सकता है? इज इट अलाउड या फिर इनवाइटेड गेस्ट या लोग ही आते हैं वहां पे? सी नॉर्मल सिटीजन भी जा सकते हैं, बट उसके पहले उनको पास लेने पड़ते हैं। ओके। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बोथ 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो परेड होती है, खास परेड तो 26 जनवरी की होती है, लेकिन 15 अगस्त का जो झंडा वंदन होता है, हम्म। फ्लैग अनफ्लरिंग होता है हम्म। और फ्लैग होइस्टिंग होता है, हम्म। उसको देखने के लिए आपको एक पास की जरूरत होती है। ओके। या तो पास हो आपके पास या फिर इनविटेशन हो, तब हम्म। आप फिर अंदर जा सकते हैं। बिना इनविटेशन के सिक्योरिटी कारणों से इट्स नॉट आम अलाउड। जनता पे रिस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शन है। इवन हम लोग भी जब जाते हैं तो एक इनविटेशन दिया जाता है हमें, उस इनविटेशन की बेसिस पे एंट्री मिलती है। ओके। लवली। हमको अब ये तो आपने बताया कि किस तरीके का रियल एक्सपीरियंस होता है अगर हम एक्चुअली वहां जाके अनुभव करें उस चीज को, और करना चाहिए हर इंडियन को। पर इसके पीछे की तैयारी कैसी होती है? आर्म फोर्सेस किस तरीके से इन्वॉल्व होते हैं या उतना लेवल पे इन्वॉल्व नहीं होते हैं? देखा जाए तो ये एक होल नेशन सेलिब्रेशन है, हाँ। जिसमें केवल आर्म फोर्सेस ही कंडक्ट नहीं करती हैं। ओके। ये इंटर मिनिस्ट्रियल एक्टिविटी होती है जिसमें सब लोग अपना योगदान देते हैं। हम्म। बोला जाए तो आपको सबसे पहले सिक्योरिटी का अरेंजमेंट देखना है, तो आपकी होम मिनिस्ट्री आ जाती है, दिल्ली पुलिस आ जाती है ट्रैफिक संभालने के लिए। ओके। देन आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री तो है ही। देन मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग आ जाती है, हम्म। क्योंकि आपको एआईआर पे कमेंट्री आती है, कमेंट्री होगा, कवरेज भी आता है दूरदर्शन पूरा, करता है, लाइव तो कवरेज। उनका होता है। फिर उसके बाद में आर्मी कोऑर्डिनेट करती है, एयरफोर्स कोऑर्डिनेट करती है कि कब फ्लाई पास्ट होना है। सारी एम्बेसीज से कांटेक्ट हुआ जाता है, तो आपका जो पीआर होता है, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, वो लोग एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये एक इंटायर नेशन एक्टिविटी होती है, केवल एक एजेंसी का पर्टिकुलर एजेंसी काम का नहीं नहीं है। है। काफी महीनों पहले शुरू होती होगी। ये एक्टिविटी कुछ महीने पहले शुरू हो जाती है। आपकी गेस्ट लिस्ट तैयार होती है, हम्म। इनविटेशन कार्ड छपते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। आपके कौन कौन से गेस्ट को बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है, कौन कहाँ बैठेगा, इसकी सारी प्लानिंग की जाती है। ओके। ओके। आरएसवीपी लिए जाते हैं कि आप कौन आएंगे कौन नहीं आएंगे। ऐसा नहीं हो कि आप प्राचीर से प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं और उनके पीछे बैठ खाली पड़ा हुआ है। तो हाँ। ऐसा भी नहीं होता है। आरएसवीपी लिया जाता है कि कौन कौन आ रहा है। देन उनकी बैठने की जगह सुनिश्चित की जाती है कि आप इस जगह पे बैठेंगे। ओके। न- फिक्स कुर्सियों, स्पॉट होता है। हाँ, उन पे नाम लिखा जाता है ताकि आपको मालूम है आपको कहाँ बैठना है। हम्म। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी हैं जिसमें आप जो हमें दिखती नहीं है, हम्म। जैसे इंटेलिजेंस, जैसे आपकी जो बॉम्ब स्क्वाड होते हैं, वो महीनों महीनों पहले जैसे लाल, हम 15 अगस्त की बात कर रहे हैं, तो लाल किले के इन एंड अराउंड एरिया को पूरी तरह से स्कैन किया जाता है, ओके। सैनिटाइज किया जाता है, और वंस सैनिटाइज उसको मेंटेन किया जाता है। और ये इस एक्टिविटी में
आप देखेंगे कि जितने भी हाई राइज बिल्डिंग है विद इन 3-4 किलोमीटर एरिया में, उनको भी सैनिटाइज किया जाता है ताकि कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो पाए जिससे हमारे हुँ, देश को नुकसान हो। बॉम्ब स्क्वाड आपके पूरे एरिया में करता है। फिर आर्मी के जो गन्स हैं, जो 21 गन की सैल्यूट देते हैं, वो आते हैं बाहर से, दिल्ली में नहीं हो सकते हैं तो। तो इस तरह से देखा जाए तो एक काफी बहुत कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी है। कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी है जो कुछ महीने पहले से शुरू होता था। ओके। सो आप कभी इन्वॉल्वड हुए ड्यूरिंग द प्रिपरेशन प्रोसेस? अनफॉर्चुनेटली मेरे एंटायर कैरियर में मुझे नहीं नेवर गॉट अ मौका। चांस। ओके। पर आपका करियर बहुत बहुत वाइड रहा है इन टर्म्स ऑफ आप मेंटेनेंस विंग में काम करते थे एयरफोर्स कमांड में। सो क्या आप दर्शकों को उन चीज़ों के बारे में बताएंगे किस तरीके का काम होता था, एंड टीम्स कैसी होती थी आपकी, क्या टेक्निकलिटीज आप हैंडल करते थे उसमें? ओके, सबसे पहली बात तो जो इक्विपमेंट एयरफोर्स के होते हैं वो लेटेस्ट हाई टेक इक्विपमेंट होते हैं। ओके। अगर आप देखें भी अपनी हिस्ट्री में, जो भी इन्वेंशन हुए हैं वो एरोस्पेस और डिफेंस से रिलेटेड एरियाज में रिसर्च हुई है, हम्म। और उनको पहले मिलिट्री में अप्लाई किया गया है और उसके बाद में उनका ड्यूअल यूज शुरू हुआ है, दैट मीन्स हम्म। सिविल एरिया में। हम्म। अब रोबोटिक्स की बात करें, कंप्यूटर्स की बात करें, ये सारी चीजें पहले डिफेंस के लिए इन्वेंट की गई और देर आफ्टर एक बार जब उनका यूटिलाइजेशन शुरू हुआ वो सिविल एरिया में आने लगे। तो कमिंग बैक ऑन योर क्वेश्चन कि क्या एक्टिविटी होती है, एक्चुअली जो हाई टेक इक्विपमेंट रहता है उसको मेंटेन करने के लिए आपको हाईली स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस पीपल की जरूरत होती है। ओके। सो किसी भी इक्विपमेंट को अगर मुझे सर्विस करना है, ये इतने मिनिचराइज और कॉम्प्लेक्स होते हैं कि उसकी ट्रेनिंग, कैसे मैं उसको खोलूंगा, कैसे रिपेयर करूंगा, कैसे असेंबल करूंगा और टेस्टिंग करूंगा, इसमें हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ही 3 से 4 साल लग जाते हैं। ओके। हम्म। अ पर्सन हु इज वेल क्वालिफाइड, दैट मीन्स अगर मैं बोलूं कि मैं फुल्ली क्वालिफाइड हूं एक इक्विपमेंट को, फॉर एग्जांपल फ्यूल पंप, हम्म। एयरक्राफ्ट का जो इंजन में लगता है फ्यूल पंप, उसमें कम से कम 10,000 से ऊपर कंपोनेंट होंगे एक 10,000 से फ्यूल ज्यादा? पंप में। माय गॉड। अगर उनको निकाल के, साफ करके, इंस्पेक्ट करके, अगर उसमें कुछ रिपेयर रिप्लेसमेंट करना है, असेंबल करूं, ये एक्टिविटी शायद हो सकता है कुछ महीने लगे, हम्म। और इसकी ट्रेनिंग लेने के लिए मुझे 3 से 4 साल लगे। सो आप समझ उसके बाद सकते, ये ग्रिप आता है। यस, तो आप समझ सकते हैं कि कितना कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता होगा। सो हमारी जो टीम्स होती हैं, आपने ये भी सुना होगा कि फौजियों के तबादले बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, हम्म। 3 साल चार हाँ। साल पे। तो इस तरह से हमारा शेड्यूल होता था कि जैसे ही कोई आया उसको इंडक्ट किया जाता था वन पर्टिकुलर इक्विपमेंट पे, हम्म। और वो फिर शुरू करता था अपनी ट्रेनिंग एक एक्सपीरियंस्ड टेक्नीशियन के साथ में। हम्म। और फिर वो उसको हाथ पकड़ के, वो जो सो कॉल्ड हैंड होल्डिंग करके उसको सिखाया जाता था, एंड बाय टाइम ही इज रेडी, दैट गाय इज रेडी टू मूव आउट टू अ सम न्यू अदर प्लेस। लोकेशन। ओके। इट्स लाइक अ कांस्टेंट हैंडओवर प्रोसेस Absolutely, चलता है। absolutely. So that your supply chain remains unaffected. ये वाओ। नहीं हो कि person A goes out and your supply chain stops. दैट्स अ वेरी गुड मंत्र सर, कि No, that's नॉर्मल हम लोग वर्क प्लेसेस पे भी ये करते हैं, बट ये जनरली तब होता है कि जब कोई नोटिस पीरियड हम कहते हैं, या भाई 2 महीने ही है इसके पास, तब हम एक्चुअली लास्ट मंथ में हैंड ओवर प्रोसेस, नॉलेज ट्रांसफर स्टार्ट करते हैं, जबकि दिस इज मोर इफेक्टिव yeah. कि आप पहले से ही हैंड होल्डिंग करके कर रहे हैं, तो आइडियली 2 का एफिशिएंसी आपको मिल रहा है, इफ आई एम से इन दैट वे। Exactly. No, in हर एक एक्टिविटी इतनी क्रिटिकल है। और दूसरा एक और चीज जो मैं रीइंफोसाइज करना चाहूंगा कि एविएशन एक अनफॉरगिविंग बिजनेस है। हम्म। मतलब उसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। ऐसा नहीं करेक्ट। है कि आपकी कार का
इंजन चलते चलते बंद हो गया तो सड़क के कोने में खड़ा कर दिया और मैकेनिक ठीक कर लेगा। हाँ। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि अगर हवा में जहाज उड़ रहा है और इंजन बंद हो गया तो आप उसको हवा में रोक के बाहर उतर के ठीक करेंगे और फिर स्टार्ट करके ले जाएंगे, वो प्रोविजन नहीं है। तो हर एक एक्टिविटी में एक वर्कर होता है, एक सुपरवाइजर होता है। राइट। दैट मीन्स एट फर्स्ट स्टेज इट इज इंश्योर्ड दैट द वर्क हैज बीन डन प्रॉपर्ली। ये तो पहली स्टेप हुई। इ- इसी तरह से आपके छोटे नट बोल्ट इकट्ठे हुए, फिर आपने उसको उससे थोड़ी बड़ी असेंबली में लगाया, फिर पंप में लगाया। एट ईच स्टेज देयर इज अ इंस्पेक्टर। दैट मीन्स ओके। अगर और ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है तो तीन या चार वर्कर हैं और एक सुपरवाइजर है। मतलब ऐसा कोई काम नहीं होता जो सुपरवाइज नहीं फिर इट सीम्स लाइक बहुत सारी टीम एक्टिविटी है, हो। एंड एज यू सेड कि सुपर स्पेशलाइज्ड वर्कफोर्स चाहिए, यस। स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए। तो हाउ डू यू सिलेक्ट दिस स्किल्ड वर्कफोर्स? कैसे आप हायर करते हैं? आप आपकी टीम कैसे सिलेक्ट करते थे? सी आपके जो इनिशियल ट्रेनिंग होती है या सिलेक्शन होता है उसमें आपका एप्टीट्यूड जाना जाता है। हम्म। दैट मीन्स इफ आई हैव गॉट अ एप्टीट्यूड टू वर्क इन हेलीकॉप्टर्स, हम्म। मेरी रुचि है उसमें हेलीकॉप्टर्स में जाने की, तो मैं या तो इंडिकेट करूंगा या फिर मैं अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस से बताऊंगा कि मैं केपेबल हूं इस तरह के काम करने के लिए। दैट मीन्स देयर आर सेट क्वेश्चन, सेट प्रैक्टिसेस, आई वुड से प्रैक्टिकल टेस्ट आर देयर जो आपको बताते हैं कि आप केपेबल हैं या नहीं है, आप अच्छे से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो बेस्ड ऑन दोज रिजल्ट्स आप कुछ लोगों को एक स्पेसिफिक फ्लीट में भेजते हैं। ओके। नाउ आने के बाद में ही गोस थ्रू अ सिस्टम ट्रेनिंग। दैट ओके। मीन्स मैंने अब मैं अपनी बात करूंगा, मेरी एयरफोर्स में जब सिलेक्शन हुआ उसके बाद में एक कॉमन ट्रेनिंग के लिए मैं एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज गया, जहां ओके। मुझे मैकेनिकल इंजीनियर से एरोस्पेस इंजीनियर और एरोनॉटिकल इंजीनियर बनाया गया। लेकिन जब मैं वहां से फर्स्ट यूनिट में गया तो एक फाइटर जहाज पे मुझे काम करना था, तो मुझे स्ट्रेट अवे काम करने नहीं दिया गया। हम्म। मुझे एक और एक एक्सटेंसिव ट्रेनिंग दी गई उस जहाज के कलपुर्जों के बारे में। ओके। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद में ही मुझे परमिट किया गया है कि मैं काम करने के सक्षम। और अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अभी मुझे 3 महीने के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। दैट मीन्स मैं किसी के साथ में काम करूंगा, वो मुझे देखता रहेगा, हम्म। वो रिपोर्ट देगा अपने सुपरवाइजर को कि ये ये फेलो लड़का, अभी हाँ, तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है? ये आम पक गया है कि नहीं। हाँ। अगर ये तैयार नहीं हुआ है, अंदर ट्रेनिंग कंटिन्यू। yes, training continues. You are not been given permission to work alone. हम्म। Alone in the sense there are certain activities which are being done individually. हम्म। वो जो वर्कर काम कर रहा है, भले सुपरवाइजर है, लेकिन ही इज डूइंग ऑल जॉब बाय हिमसेल्फ। हम्म। काम खत्म करने के बाद सुपरवाइजर वो चेक वेदर ही हैज डन इट करेक्टली। हम्म। बट कभी जनरली होता है कि हम और ये हर हर फील्ड में, हर सेगमेंट में होता है सोसाइटी में, कि हम कभी टीम सिलेक्ट करते हैं या लोगों को सिलेक्ट करते हैं तो उसमें गलतियां हो जाती है, या सही आदमी को गलत जगह बिठा दिया है, गलत आदमी को उस पोजीशन पे आपने रख दिया। आपके साथ ऐसे कभी इंसिडेंसेस हुए? सो बहुत बहुत होते हैं। एज अ लीडर आपका क्या अप्रोच रहता था? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल aim should be to take the team along, हम्म। give him a morale booster, some pep talk, some ओके, सम extra, पेप टॉक आल्सो। yeah, some extra training. हाँ। That means, let's say for some interpersonal relationship between the supervisor and him, or the person who was mentoring him and him, there's been a communication gap. हम्म। Not in a negative way, हम्म। but I'm saying उसने जो बताया, बट वो बंदे को, आगे वाले बंदे को समझ में नहीं आया। हम्म। सो वो गलत परसेप्शन के साथ में चलने लगा है, मिस इंटरप्रेट कर लिया। मिस इंटरप्रेट करके। सो उसको ए, जो एरिया जिसमें हमें लगा कि ये कमजोर है, हम्म। उसे पूछा जाता है कि लेट अस डिमॉन्स्ट्रेट अस अ प्रोसेस, हम्म। हाउ वुड यू डू इट।
हम्म। ही वुड नरेट व्हाट ही नाउ अंडरस्टैंड्स, हम्म। कि उसको मालूम है कैसे करना है, वो बताएगा। और अगर उसमें गलती है तो मालूम पड़ जाएगी। देन ही इज बिन मेड टू डू द जॉब अंडर सुपरविजन वंस अगेन, मतलब नाउ क्लोजर सुपरविजन, हम्म। कि वो पूरी एक्टिविटी कर रहा है। एंड इस तरह से अब वो टीम उसको अपने साथ लेके चलती है। ओके। बहुत रेयर ऑकेशन होता है जब उसको निकाल के टीम से बाहर किया जाता है, जबकि बहुत गॉन केस हो, वो जनरली नहीं होता है। नहीं होता है। ये कभी होता है जब वो मेडिकली अनफिट टू डू द जॉब। कुछ ओके। लोगों को हम्म। फ्यूल फ्यूम से बहुत एलर्जी होती है। हम्म। जो एटीएफ होता है, उससे, उसकी फ्यूम से बहुत एलर्जी होती है। या एटीएफ लगने से हाथ में, एटीएफ इज एयर एविएशन टरबाइन फ्यूल, जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल। फ्यूल ओके। जहाज में भरा जाता है, हाथ में लगने से हाथ में सब स्वेलिंग आ जाती थी। ओके। So obviously then he can't be working there. So for in those cases, he's been shifted to some other place where he can do without. ओके। So generally it has not been done. ये होता फायरिंग है कि इतना नहीं उसको होता है। पुल अप करके साथ में खींच के ले जाओ और इक्वली केपेबल बनाओ। So as a leader, what would you recommend? Some emerging leaders in Air Force or Yeah, I would say इंटर्न जो हमने अभी, मैंने आपको बताया कि उसकी टीम उसको साथ में लेके चल रही है। हम अपने फ्यूचर के टीम लीडर, जो उसका सुपरवाइजर या टीम लीडर है, उसको फ्यूचर रोल के लिए तैयार कर रहे हैं कि बॉस, you don't have to abandon your buddy. हम्म। Take him along, however good, bad, ugly he may be, but you got to make him work for which he has been paid for. So, motivation, uh, ट्रेनिंग। training, हम्म। carrot and stick is also there to certain extent. ओके। Carrot ye, you will be given extra free time, ओके। or stick would be that if you don't amend your ways, you would be हाँ। given additional duties. अच्छा। So ओके। ये सारे होते हैं, मतलब जो थ्योरी एक्स एंड फ्रीडम वाई, एंड डिसिप्लिन बोथ एट। हाँ, थ्योरी एक्स एंड वाई एप्लीकेबल बिल्कुल अच्छे से होती है। ओके। लोग जनरली ऐसे सोचते हैं कि आप डिफेंस की बात करें, आर्म फोर्सेस की बात करें, तो बहुत ही डिसिप्लिन्ड होता है और बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं और बहुत बोलते हैं इसे मार मार के एकदम का कर देते हैं। इसलिए उनका जो माइंडसेट है वो इट्स लाइक अ वेरी वेरी स्ट्रांग माइंडसेट। एक्चुअली कैसी होती है ट्रेनिंग? इफ यू टॉक अबाउट द इनिशियल ईयर्स की कैसे ट्रेनिंग होती है? See, when a civil boy or girl, now I can say, हम्म। join any of the armed forces, be it Army, Navy, Air Force, Coast Guard, or even for that matter, police, what makes him different from a guy who's there on the civil street after he completes his training? जो इनिशियल ट्रेनिंग हम्म। पीरियड होता है, you find you have changed that boy into a adult, or a ओके। girl into an adult. हम्म। उसको फिजिकली, इमोशनली, एकेडमिकली टफ किया जाता है। व्हेन आई ओके। से फिजिकली, दैट मीन्स परेड, भाग दौड़, ऑल सॉर्ट ऑफ ऑल सॉर्ट फिजिकल ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर एक्टिविटी, बॉडी वेयर फिटनेस। आई कांट, आई मीन, मैं आई कुड फैदम कि मैं 21 किलोमीटर रन कर पाऊंगा जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज खत्म करके हम्म। गया। लेकिन जब सब दौड़ते हैं, 21 किलोमीटर ऐसे हो जाता है, रियली? रियली। सो लड़कियां 15-15, 14-15 किलोमीटर करती हैं। और आप, मतलब जब आती हैं तो ऐसा लगता है कि दे आर एब्सोल्युटली फ्रेल, बट व्हेन दे पास आउट दे आर माइटी स्ट्रांग एंड केपेबल। सो ये हो गया फिजिकल। इमोशनल, यू आर मेड टू गो थ्रू टफेस्ट ऑफ द ट्रेनिंग कंडीशंस। हम्म। अगर आपको क्रॉल करके जाना है, तो no matter, even if your knees and elbows are bruised and bleeding, बट आपको क्रॉल करके जाना है उस एरिया में। अगर आपको 15 किलो का लोड उठा के जाना है तो सो बीट। सो यहाँ केवल फिजिकल नहीं है, आपका इमोशनल इमोशनल भी स्ट्रेंथनिंग भी होती चाहिए। है। एंड ऑफ कोर्स
यू हैव बीन टॉट अबाउट द मिलिट्री लॉस, इक्विपमेंट के बारे में, इथोस ऑफ द आर्म फोर्सेस। सो तभी तो एक जो सिविल स्ट्रीट का लड़का या लड़की है जब बाहर निकलता है, he has got a different aura around him. You can identify not by his haircut, but by his the way he walks, राइट, the way he पोस्चर, talks, जेस्चर एंड मूवमेंट the way इटसेल्फ। he हाँ, talks. You can make out that he's not from Civil Street. आप आपको कभी इस तरीके का ग्रिलिंग हुआ? वर यू लाइक Absolutely, पनिश्ड एनी टाइम? absolutely. During our time, our this was the job given to our seniors. ओके। हम लोग जब का कोर्स कर रहे थे, 1.5 साल का कोर्स, उसमें 6 महीने और 1 साल सीनियर हमारे साथ रहते थे। हम्म। सो उनका काम ही होता था कि हमको सिविल लाइफ से आर्म फोर्सेस की लाइफ में ट्रांजिट किया जाए, हम्म। तो मेंटली एंड फिजिकली टफ बनाना, एंड एट द सेम टाइम दे वुड लुक आफ्टर यू। हम्म। ऐसा नहीं कि आपको केवल पनिशमेंट देंगे या केवल हाँ, मतलब आपको, टोटली रैग ही करना है इस नो, तरीके से नहीं। नो, आई वुड से रैग इज नॉट रैग इज वेरी नॉट करेक्ट वर्ड। वेरी नेगेटिव वर्ड। हम्म। दे would be mentoring you. While mentoring, you are being made to experience those things जो आपको कभी फ्यूचर में काम में आएंगे। आपको क्रॉल करना आउट है, ऑफ डिसिप्लिन दे आउट आर ऑफ ट्राइंग दिस, टू नो नो, आई इंड्यूस मीन इट। हम्म। आप आर्म फोर्सेस में ज्वाइन कर रहे हैं, आप किसी हॉलीवुड मूवी में नहीं काम करने वाले, सो आपको रफ एंड टफ होना जरूरी है, तो आपकी इनिशियल ट्रेनिंग भी रफ एंड टफ होना चाहिए। पीपल से नो, मोर यू स्वेट इन पीस टाइम, पीस टाइम, राइट, लेस यू ब्लीड इन इन द वॉर। वॉर। सो वही है, तो आपको बिल्कुल टफ किया जाता है ताकि यू आर रेडी टू फेस एनी चैलेंज। जो जो यंग ऑडियंसेस देख रही होंगी इस एपिसोड को आज, तो आप उन्हें क्या एडवाइस करेंगे कि इस तरीके की डिसिप्लिन और माइंड एंड बॉडी फिटनेस कंसिस्टेंट कैसे रखें? बिकॉज आर्म फोर्सेस में तो ये काफी रेगुलेटेड मैनर में प्रोसीजरल होता है। सी, एक मंत्रा विच आई हैव kept for myself also ओके। always, is first of all you should have confidence in yourself. हम्म। अगर आप मन में हार मान लोगे कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं 21 किलोमीटर नहीं दौड़ सकता, तो इस दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो आपको 21 किलोमीटर पूरा कर पाए। So first you should be mentally fit and strong enough कि फॉर्म आप, इन योर माइंड फर्स्ट बिल्कुल, कि ये आप, करना ही है। हाँ, आप, अगर आपने कुछ निश्चय किया है तो आप उस पे अडिग रहें। मेंटेन योर एम, जो आर्म फोर्सेस का जो प्रिंसिपल ऑफ वॉर होता है हम्म। कि आपने जो एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है, जो एम डिसाइड किया है, आप उस पे लगे रहो, हम्म। कंसिस्टेंट रहो। अगर आप आज ये करूंगा, कल वो करूंगा, परसों, एवरी डे इफ यू चेंज योर goals, then you will never achieve anything in your life. That's one. Second is, I personally feel hard work pays sooner or later. Hmm. मतलब आपने हार्ड वर्क किया है, इट विल नॉट गो इन वे, कहीं ना कहीं तो उसका राइट? हाँ, रिजल्ट इट मिलेगा इट आपको। विल, यू विल डेफिनेटली बी रिवॉर्डेड फॉर द हार्ड वर्क। सो इफ यू डोंट गेट recognition because of your hard work, don't get delusion or हम्म। disheartened. It will come. गीता ने भी कहा है, कर्म किए जा, फल की हम्म। चिंता मत करो। आज आज नहीं तो कल आपको मिलेगा, बट दैट एब्सोल्युटली, पेशेंस एंड परसिवरेंस आपको यस, मेंटेन रखना परसिवरेंस, जरूरी है। यस, So you teach your kids also the same एब्सोल्युटली, manner? एब्सोल्युटली, Okay. एब्सोल्युटली। जब भी आप आर्म फोर्सेस में आप व्हेन यू वर वर्किंग देयर एंड you had mentioned clearly AOCNC, I would like to understand क्या होता है पहले तो ये AOCNC मेंटेनेंस कमांड में, तो किस तरीके का प्रेशर होता है इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी? बिकॉज हम जो आम लोग हैं, हम तो जॉब्स में होते हैं, आईटी में या सरकारी नौकरी में, इस तरीके, तो वो प्रेशर्स तो आम जनता को मालूम है, बट ओवरऑल जो देश के लोग हैं उन्हें ये दिखता नहीं है कि बिहाइंड द सीन एक्चुअली क्या कर रहे हैं। बिकॉज एयरफोर्स कभी कोई सुनता है तो उन्हें ये लगता है कि भाई somebody must be flying और practicing so that they are ready वॉर के टाइम के लिए।
सेम वैसे ही हम आर्मी और नेवी के लिए हम्म सोचते हैं। तो बिहाइंड द सीन तैयारी कैसे होती है? किस तरह का प्रेशर होता है? Okay, let me first take you to the Air Force structure. ओके। When you asked about maintenance command, हुँ, हुँ। see, Air Force में केवल फ्लाइंग नहीं होती है, हुँ, फ्लाइंग को सपोर्ट करने के लिए सारी एक्टिविटी होती है. हुँ। Okay, जो कि बहुत क्रिटिकल है। okay, हुँ, yeah. हुँ। Every एवरीथिंग इज़ no, केयर। I would say every व्हील में हर एक स्पोक का एक काम होता है. करेक्ट, So करेक्ट। एयरफोर्स में 7 कमांड्स है, 6 ऑपरेशनल कमांड एंड 1 मेंटेनेंस कमांड ओके। एंड ट्रेनिंग कमांड. हुँ, हुँ। Okay, 5 correction, 5 operational command, ओके, 1 training command and 1 maintenance command. ओके। हुँ, हुँ। ऑपरेशनल कमांड इज वन जहाँ पे एक्चुअल में अगर लड़ाई होती है तो फाइटिंग वो करेंगे. ओके, ओके. ट्रेनिंग कमांड वो कमांड है जहाँ पे इनिशियल ट्रेनिंग दी जाती है. जो भी रिक्रूट या कमीशन करके आते हैं लोग बाग, हुँ, हुँ। उनकी ट्रेनिंग ट्रेनिंग कमांड में दी जाती है. ओके, दैट इंक्लूड्स फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑल्सो. Maintenance command is the command which ensures material management of the maintenance हुँ, हुँ। and the supply chain. ओके, That means it has got a main role of sustaining the momentum of training, हुँ, sustaining the moment of operations if the requirement comes up. ओके, So इसके लिए there are various specialized repair factories are there which we call it base repair depots, ओके, which look after one specific or two specific types of equipment की repair and overall. जो हम सिविल पार्लेंस में बोलते हैं एमआरओ, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन, ओके। ऐसे स्पेसिफिक टू एयरक्राफ्ट बना के रखे हैं. हुँ, हुँ। अ, इसमें मेंटेनेंस कमांड के अंडर में देर आर सर्टन बीआरडीज, बेस हुँ, रिपेयर डिपोज. दे आर इक्विपमेंट डिपो जो कि लॉजिस्टिक स्टोर्स होते हैं. ओके। जहाँ जो पे आर्म्स, एम्युनिशंस वगैरह एवरीथिंग, एवरीथिंग। ओके, क्लोथिंग, spares of aircraft, ration, आर्म्स एंड एमिनेशन, मिसाइल्स, इन सब के स्पेशलाइज्ड डिपोज होते हैं. ये सारे यूनिट मेंटेनेंस कमांड के अंदर में आते हैं. हुँ, हुँ। सो मैं जब था, देर वर 51 यूनिट्स स्प्रेड ऑल अराउंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ कंट्री हुँ, हुँ। जो कि मेंटेनेंस कमांड के अंडर में आती थी. दैट अच्छा। मीन्स एयर हेडक्वार्टर flow of power would be from air headquarter हुँ, to हुँ। various command. In turn, जब कमांड में आता है तो मेंटेनेंस कमांड एंड देन इट गोज टू वेरियस इक्विपमेंट डिपोज एंड बेस रिपेयर डिपोज. हुँ, हुँ। ओके. सो ये बेस रिपेयर डिपोज पे सारे जहाज जो सर्विसिंग के लिए, शेड्यूल सर्विसिंग के लिए ड्यू होते हैं, वो आते हैं. स्ट्रिप ओपन होते हैं, इंस्पेक्शन होता है, दे आर असेंबल्ड, टेस्टेड, टेस्ट फ्लोन, मतलब ग्राउंड पे टेस्टिंग होती है, देन फ्लाई करके टेस्टिंग होती है. एज द केस में भी हेलीकॉप्टर हो, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो या ओके। फाइटर हो. सिमिलरली आप स्पेशलिस्ट इक्विपमेंट को सर्विस करते हैं, टेस्ट इक्विपमेंट की सर्विसिंग करते हैं. सो लाइकवाइज द कंप्लीट रेंज ऑफ इक्विपमेंट विच आर बीन यूज्ड इन इंडियन एयरफोर्स आर बीन सपोर्टेड बाय मेंटेनेंस कमांड. ओके। So when you talk about challenges or pressures, of course there are certain tasks are given to each base repair depot that हुँ, based on the what are the arisings. That means I know next year में मेरे कितने equipment due होने वाले हैं schedule servicing के लिए. ओके। So हुँ, based on that he has been given a task हुँ, हुँ। that you have got a, so much of task to achieve. Achieving task is again I would say misnomer. We are not saying that you do whatever and produce it. No, it has to be absolutely world class, हुँ, safe, and it should follow the norms of flight safety. That means safety first, and then thereafter everything flows. So, in the process of entire MRO or maintenance repair, there are a lot of challenges come because you got a supply chain coming from somewhere, you got the spares, you have
got a power supply. If it is not stable from the state electricity board, then you have got a problem. If your troops are not getting water in your living quarters, then it's a problem. So it's a combination of challenges which come, and they have been faced as they come and resolved. तो So, I mean, I wouldn't say there is a anytime a lull time. There's always कांस्टेंट कुछ ना कुछ तो something or other is on. But suffice to say that we get over them either through some alternate means or through resolving those issues thoroughly. आपको कभी प्राइम मिनिस्टर से ड्यूरिंग योर टेन्योर डायरेक्ट इंटरेक्शन का कभी मौका मिला या फिर एक जॉइंट मीटिंग में कि भाई एड्रेस हो रहा है या किसी इश्यूज पे डिस्कशन हो रहा है ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है डिड यू गेट अ चांस ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ कभी आपको जरूर हुआ है. लवली uh, गुड आई मीन आई एम आस्किंग द राइट क्वेश्चन वी वुड आई एम एक्साइटेड टू नो कि हाउ वाज द एक्सपीरियंस uh, ये मेरा डिप्लोमेटिक आंसर नहीं है. बट ओके आई फाउंड हिम टू बी thoroughly read and had a very analytical mind. ओके Okay. उनका ग्रास्प किसी भी चीज में बहुत फास्ट बहुत है. सटीक है हाँ बहुत सटीक है, बहुत फास्ट है. ओके. ओके हमारा एक एयरफोर्स डे के बाद में एक इवेंट होता है जिसमें हम अपने इंडिजनाइजेशन जो करते हैं, किसी भी ओके चीज का इंडिजनाइजेशन करते हैं, ओके तो उनका डिस्प्ले होता है. और वो पहले तो होता था चीफ के घर पे, क्योंकि चीफ के एयरफोर्स डे की परेड के बाद में 8 अक्टूबर की चीफ के घर में शाम में एक बैंक्वेट होता है ओके जिसमें सारे who's who are been invited, ओके defense attaches, ministers and diplomats, and uh, prime minister also comes, and the I mean governors, and as well as lieutenant governor ओके and the president, they हुँ, also are. हुँ, एंड इसमें एक छोटा पोर्शन होता है कि हमने जो सिलेक्टेड इंडिजिनाइजेशन प्रोडक्ट होते हैं वो डिस्प्ले करते हैं, वी एक्सप्लेन. सो आई हैड ऑन 2 occasions had opportunity to take him around and brief him on the ओह वाओ! indigenizations. So I mean, I would say he was very quick to uptake कि क्या requirement है, हुँ, and he could also give us a suggestion कि आप लोग इस तरह से क्यों नहीं करते. हुँ, So I feel he's got a very great, sharp and analytical mind. हुँ, Okay. Many occasions पे बाकी रक्षा मंत्री जी से तो हमेशा ही मुलाकात मालूम होती थी. आई मीन, आई वुड से मंथ मंथ में एक आध दो बार, एक बार 2 महीने में एक बार, ताकि आपके जो प्रॉब्लम है वो आप डायरेक्टली मंत्री जी को बता रहे हैं और वो उसका सोल्यूशन आपको सजेस्ट करते थे. So were there any मतलब not confidential items I'm asking, but challenging situations where like you were discussing and then there are like lot of who's who जो कि बहुत हेड ऑफ डिफरेंट स्टाफ है मेंबर्स हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हैं यू नो लाइक प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजाइजिंग तो हम लोगों ने जनरली फिल्मों में दिखा है कि वो एक टेबल दिखाते हैं एंड देन देयर इज अ प्राइम मिनिस्टर एंड देन देयर इज रक्षा मंत्री एंड अदर important No, dignitaries doing those. unfortunately, I didn't reach that level of Okay. getting into the decision making. जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होती है, दैट इज मच अबव माय पे ग्रेड. Okay. Mhm. But yes, you Did you aspire at the time to like would know, I no? mean, being from the engineering Hmm. background, I knew what is my apex level. Okay. Hmm. I wouldn't have gone beyond that. So I हाँ. reached my apex level, but Hmm. that's The ladder was already designed. ladder is designed. Okay. अ, आपके टाइम से अभी तक मतलब हम लोगों ने एक एनालॉग से डिजिटल पूरा एक पूरी दुनिया देखी है वो होते हुए टेक्निकली क्या एडवांसमेंट आपने देखा है देश में
and Air Force में specifically from the analog to digital era, and now rather than calling it digital, let's call it AI, artificial intelligence. There's been a sea change in the technology level and their Okay. implementation. हाँ. From simple analog systems, Hmm. जो ये जहाज मैं बता रहा हूँ, MiG-23 MF, MF. analog system, Hmm. to now a state-of-art Rafale. Hmm. I mean, it's a world of a difference as far as Rafale is like yeah, way advanced system. way advanced. And coming time is going to be even more technology intensive. Hmm. You have seen in the Operation Sindoor as to Hmm. how the technology has been used, Correct. how fusion of data from various sensors, ground-based, uh, Imaging. Uh, space-based, hmm. and even from the maritime sensors. Hmm. This entire data was fused, and then you got a picture which told you कि क्या action लेना चाहिए or Hmm. what is the ground situation, and then you took a कहाँ action हिट accordingly. करना है, कितना Exactly. इंटेंसिटी है, व्हाट वाज द रिजल्ट, एंड देन नेक्स्ट एक्शन क्या Absolutely. प्लान करना है. Absolutely. You saw this time around. I mean, I don't have to explain एंड मुझे कि लगता है उसमें. टीवी पे इतना कवरेज हुआ है कि हाँ. पहले क्या था, बाद में क्या हुआ. ये इट्स बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी. आई मीन, हम्म. अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो हम हमारे पास कोई संजय नहीं है जो धृतराष्ट्र को बताएंगे हम्म. कि क्या हो रहा है वहां पे. हम्म. नाउ इन द रियल टाइम इन द ऑपरेशन सेंटर यू कैन सी व्हाट इज गोइंग ऑन. वीडियो लाइव. देख लाइव वीडियो देख वीडियो. सकते. यू कैन सी द वीडियोस. यू कैन सी द इंफ्रारेड इमेज. यू कैन सी द रडार पिक्चर. बट ये तो दुश्मन के पास भी होता होगा. होता है. वो भी देख पाते होंगे कि इनका होता है. मूवमेंट कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, होता है. क्या नहीं. So what is more important is a need to take a tactical decision and a quick स्पीड. decision. And a quick decision. स्पीड मैटर्स. Speed. रिस्पॉन्स टाइम मैटर. Yes. जिसके लिए जनरली हमारी डिफेंस फोर्सेस जानी जाती हैं कि See, I आपका mean, रिफ्लेक्स बहुत क्विक होना चाहिए. absolutely. जो एजिलिटी से डिसीजन लेगा, इम्प्लीमेंट करेगा, he will have an upper hand. पर ये मुझे लगता है सर कि ये लाइफ में भी ये मंत्र बहुत जरूरी है. Absolutely. I mean, ये फंडामेंटल आई वुड से लॉजिक से, हाँ. मंत्र हैं. जो पहले वार करेगा वो जीतेगा. बट थोड़ा सा इसको ऑफ टॉपिक ले रहा हूँ मैं. आर्म फोर्सेस से हम लोग जिस क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, एजिलिटी, और हम आज के दौर में देख रहे हैं कि बहुत सारी डिपेंडेंसी स्लोली बढ़ती जा रही है एआई के ऊपर, है ना. आज हम ईमेल्स, आपकी स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, प्लानिंग्स, डिजाइंस, सब कुछ. सब कुछ, स्ट्रक्चरिंग, इवन इवन सिविल वगैरह में भी इट इज इम्बाइब्ड नाउ. या. एंड ये एडवांसमेंट होने ही वाला है बहुत फास्ट पेस में. अगले 5-10 साल में तो विल बहुत रिवोल्यूशनाइजिंग सॉर्ट ऑफ चीजें दिखेंगी हमको. ह्यूमन एस्पेक्ट में एजिलिटी को कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, हम कैसे इम्बाइब कर सकते हैं, सो डैट हम लोगों को जो डर लग रहा है कि भाई एआई विल रिप्लेस ह्यूमन, ओके, या फिर ये इस तरीके जो प्रोपेगेंडा मार्केट में चल रहा है उन कंपनीज से जो एआई के ऊपर काम कर रही हैं. तो इसमें मुझे लगता है एजिलिटी वुड बी अ वेरी वेरी की फैक्टर कि हम लोग जैसे हमने सेलफोन्स को एक्सेप्ट किया, मोबाइल टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया, कंप्यूटर को किया, नाउ दिस इज द थर्ड वन, एटलीस्ट इन माई लाइफ टाइम, हम्म. दिस इज द थर्ड वन आई एम सीइंग. या. इसको कैसे अडॉप्ट करके वी कैन मूव ऑन एंड प्रोग्रेस. See, as regards the reality now is AI is going to be there in every aspect of your life, you like it or not. Right, we have prepared the script, Yeah. and AI has helped us a lot. Yes. So you open uh, Chat GPT or OpenAI. I mean, हाँ. you can do anything what is possible to be done. Okay. Now your question as to how we are going to get over it. हम्म. It is, see, the machine learning can learn based on the past data. Or the data If, that we are feeding now. but any, I would say, a disruptive idea which comes in human mind cannot come into the AI. Disruptive, I'm saying. Hatke, out of the box solutions, which
machine would go on to the same path what you have been doing based on the data, based on the results what you have fed into the system or what it learns from other systems हम्म। in the network. तो मशीन्स के पास और लोगों का भी तो डेटा आ रहा है, Correct. मतलब But लैक्स ऑफ माइंड्स का but डेटा वो but लेके बैठा है। but the human mind agility is not there with AI as of now. So coming on to the out of box हाँ, थिंकिंग and disruptive thinking, which human possess or human mind possesses. वो एआई के पास At the moment, अभी it नहीं, is not अभी तो there. नहीं है। We can't tell what is फ्यूचर, going to happen in future. हाँ, There are a lot of apprehension, lot of हाँ, बहुत स्पेकुलेशन है। doubts, speculations that they would take over the entire humanity. Maybe possible, but I don't know. I can't predict the time frame. Whether it will happen in my lifespan or your lifespan, I can't tell you. But suffice to say that this is a big challenge. We should convert this challenge into the opportunity, हम्म, derive as much of benefits possible with the AI, get the most difficult work done by AI, which requires a lot of man hours, हम्म, manpower, lot of funding, lot of resources. If we can do it and ऑटोमेशन की तरफ uh, बढ़ना with चाहिए with यूजिंग एआई। with fraction of investment, we should do that हम्म, and try and work towards this particular aim that the situation doesn't reach where the machine starts taking disruptive decisions. Okay. So I'll end here ओके, because I'm not an expert on AI, but this is what is my little understanding of the आर्ट, AI, which I have gathered by reading or listening to various things. ओके। you are also using a smartwatch. Yes. Slowly it is going to give you a lot of analytics. Yeah. ओके, बट एयरफोर्स कैसे रेडी कर रही है? बिकॉज वी आर मूविंग, मतलब एक तो हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा जहाँ पे मैन टू मैन हेड ऑन फाइट इतनी नहीं हुई जो नॉर्मली हमने 99 में या उसके पहले कभी देखी थी, और यहाँ दोनों तरफ से ड्रोन्स या उस तरीके से ऑब्वियसली इट वाज डेटा बैक्ड। तो एआई का इंट्रोडक्शन क्या एयरफोर्स में हो गया है, एंड हाउ, अगर हुआ है तो एट व्हाट कैपेसिटी, या इफ यू कैन गिव हेल्प अस विद एन एग्जांपल कि भाई इस तरीके से हम लोग यूज कर रहे हैं एआई को। See, AI has found itself or found an inroad into almost all weapon systems, if I अच्छा, may say. ओके, Starting with your sensors, your radars, हाँ, your weapons, your health monitoring systems of हम्म, your equipment. हम्म, Y- I mean, name a system, there is a possibility of AI has gone in. Okay, let me amplify what I'm saying. When it talks about radar, हम्म, see, radar sees what energy is get reflected. करेक्ट, वो कैप्चर करता है। It gives you a raw picture. हम्म, It does not discern as to it is a which kind of aircraft it is. हम्म, But if I have एक ऑब्जेक्ट है, एक वो बता object देता है है, which is reflecting the energy. वो बता देता है। हाँ. But if I have employed the AI engine हम्म, and fed him with the signatures of various target aircraft which I am looking at हम्म, over a period of time, he is going to look at the reflected energy and tell me within a fraction हाँ, of second as to what is the target. हम्म, It is a friend or a foe. हम्म, It is a aircraft which is या हेलीकॉप्टर है, या yeah, किस किस सॉर्ट ऑफ absolutely. है वो। Okay. So radar is giving me I mean, now more intelligent input rather than just giving me a raw reflected energy display. हम्म, Okay. So here it has already come. Our own indigenous radars have got AI, हम्म, which tells me that kind of aircraft which is there. Also, there are a whole lot of countermeasures are there, which we also employ, enemy also employ to अच्छा, deceive each other. हाँ, मॉक भी करते हैं। Mock.
That means I have got a radar, aircraft radar, which is emitting at हम्म. certain frequency, certain pulse rate, certain amplitude. It would replicate. अच्छा. So now I am little confused whether it is a रियल ऑब्जेक्ट real या. object or it's a decoy. हम्म. Now that is where AI is coming very, very handy. हैंडी. He is taking a speed vector in mind. हम्म. At what speed one blip हाँ is हाँ. moving compared to another one which is moving. एक्चुअली हार्डवेयर से कितना, जो भी अगर वो ऑब्जेक्ट है तो उसके हार्डवेयर से So if it is a decoy, कितना रेडिएशन आता it है may not रियलिटी में. be राइट. flying at the same speed as a fighter aircraft. चांस ही नहीं है. So, or if I have a satellite picture and a radar picture, now AI has got the capability to fuse the pictures हम्म. and give me a more realistic output as to it's a static हाँ. decoy or a ground based radar which is moving. That means he is moving from one place, looking at the target, he's got the fix, he moves 2 kilometers away and then again starts radiating. ओके. That is all possible. I mean, it is now giving us more intelligent output. Coming to weapons. Now, weapons have got their own sensors. They look at the target area. They have been fed with the topography of the entire area. The missile or the weapon is ready to maneuver itself to the right place, choose the right target. So AI has got a multiples. हमने फिल्मों में भी दिखा है सर. आई मीन आई एम पार्टली इंटरप्टिंग यू हियर आउट ऑफ क्यूरोसिटी, कि मैं भूल नहीं जाऊं कि गाइडेड मिसाइल्स तो होती हैं, है ना? पर क्या वो ड्यूरिंग द कोर्स, ड्यूरिंग जब वो टारगेट को ट्रैवल कर रही है, चेस कर रही है, बीच में अपना कोर्स चेंज कर सकती? Yes. व्हाट इज द टेक्नोलॉजी, उसके बारे में बताएंगे See आप? how there's a difference between a guided and an unguided missile. ओके. What you are talking about is a guided missile. Now, ओके. guided missile have got a basically two or three types of guidance system. हम्म. One is passive and one is active. ओके. Another one is hybrid. Okay. So I'll just talk about two. The passive one, it takes the heat signature of the whatever the target assigned. एंड तो चेस That करते means I have on, let's say I am sitting in a fighter aircraft, हैं. or for that matter, I am sitting on the my surface to air missile हम्म. scope, and I am seeing a blip, that is a heat signature of that हम्म. missile has been rocket has been picked up or target has been picked up. This heat signature I lock on to missile's head. हम्म. Missile also has got a homing head. Missile homing head with the target. Now I have locked on. ओके. Now wherever the target will go, missile head will ensure that it is always looking at it, and in the process steers the missile to keep the target in the crosshair. ओके. हम्म. Okay. So this is a passive. हम्म. The active one, it radiates uh, electromagnetic radiation हम्म. by itself. ओके. Missile itself. Now you don't have any other aircraft radiating the target. हम्म. It is radiating, and wherever the target is going, it is again keeping the target blip in the center of this view foil. प्रिसीजन मेंटेन रहता है. Yes. So wherever the target, if target is maneuvering, this missile will also maneuver. ओके. And this being at a higher speed, you can actually see the uh, missile is very sharply maneuvering and coming towards the aircraft. So it's a very, very live situation what you have seen, that aircraft, even in the latest of the Iran-Israel war, हम्म. you could have seen in the some of the clippings where क्लिपिंग्स. the ground-based, their Iron Dome missiles, हम्म. whatever they have used, was maneuvering towards the target and destroyed the target.
ग्रेट, आई मीन हम लोगों के लिए And that बड़ा is where, to fool the missile, there are countermeasures been dispensed by the target aircraft. हम्म They are infrared flares which generate the same frequency band electromagnetic wave from the heat to attract attention of the missile homing over. So it gets unlocked from the actual target and gets locked onto the flare. हम्म Similarly, in case of active missile, they जैसे टिन की फॉयल होती है, हम्म टिन की फॉयल वी कॉल इट शेफ, हम्म शेफ्स हैव बीन डिस्पैच्ड, ओके उसका एक गुब्बारा बन जाता है, हम्म गुब्बारा मतलब इट्स फेयर इज बीन मेड आउट ऑफ शेफ, हम्म एंड टिन की फॉयल होती हैं, तो रडार, जो मिसाइल का रडार है, उसको नाउ दिखता है कि ये टारगेट ये है, जबकि एयरक्राफ्ट इज ऑलरेडी गॉन समवेयर. ओह ओके सो व्हेन इट कम्स नियर दैट इट ये गेट ड्यूरिंग द कोर्स एयरक्राफ्ट से रिलीज कर देते हैं, क्या स्पीड पे होता होगा ये? absolutely, these are all automatic system. Then I'm talking about AI. हम्म Now एयरक्राफ्ट में बैठा हूं मैं, आई नो देर इज अ मिसाइल कमिंग फ्रॉम 2-3 डायरेक्शंस. हम्म ओके, माय काउंटर मेजर सिस्टम वुड डिसाइड किसको पहले हैंडल करूं. अच्छा, तो इट्स दैट नॉट इज ह्यूमन डिपेंडेंट। दैट इज वेयर एआई इज कमिंग इन. ओके। It decides which is the most potent threat. हम्म He would attend to it first, then next, then next. पहले उस रिस्क को मिटिगेट करो, Yes. पुट ऑफ करो, देन Yeah. And at the same time, he may act on all three simultaneously. That means he may dispense the IR flare, he may shaft it, and he may also jam the incoming radar. That means all अच्छा, three, four act of माय countermeasure he गॉड, can do that. ये तो एक पूरे गेम की जैसे लगता है। Absolutely. It's a cat and mouse game. Who is ahead, as I said earlier, who हाँ, takes the initiative, he is the winner. पर क्या जो हमारे दुश्मन है या एनिमी है ड्यूरिंग एनी वॉर, इट कुड बी एनीवन, नॉट जस्ट पाकिस्तान वी आर टॉकिंग हियर, बट इट कुड बी एनी अदर कंट्री एज वेल, हम उनके बारे में कितना जान पाते हैं कि भाई उनके क्या क्या इंटेलिजेंस सिस्टम्स हैं, या उसकी रेडीनेस कैसे लेते हैं, कैसे करते हैं उसकी, बिकॉज मुझे लगता है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर एट वॉर। See, this is a very complex practice. हम्म It starts from the acquisition cycle जब शुरू होता है. हम्म, You have your defense attaches sitting in various countries. हाँ, Okay, they keep a tab as to your enemy country is buying some equipment. What is the capability? अच्छा, What is the how many numbers? हम्म These inputs have been provided by defense attaches. हम्म, Apart from that, we have got other intelligence agencies, those who keep gathering the information and keep feeding into a common pool. हम्म, From common pool, the ये इंफॉर्मेशन आती रहती है आपके informations पास। have been analyzed हम्म because everybody is giving a raw information. Now, from raw information comes out the intelligence. हम्म, This intelligence has been shared with the concerned agencies. हम्म, Now, based on that, is your entire war plan has been made as to कौन सी चीज कहाँ है, और उसको मैं फिर should the war break out, what all things to be neutralized in the first go, second go, third go. पूरी क्रोनोलॉजी वैसे डिसाइड होती Yes, है। yes. And by the way, this job has also now been done knowing our capability, knowing enemy's कैपेबिलिटी। capability. AI now can decide as to what should be your weapon load, which target should be hit first, which one in the second wave, which one in the third wave, and when should we go back to the same target. Let's say target was airfield. When should we go back to hit it again to see that it doesn't come online. So, I mean, AI has got लॉट, lot of utilization. मुझे लगता है एआई के पास बहुत काम है आगे करने के लिए बिकॉज हमारे पास बहुत सारे यूज केसेस है एआई को देने के लिए। तो भाई अब इतना होशियार और समझदार हो गए तो ये भी कर लो। Absolutely. ओके, वी वर टॉकिंग द अदर डे, हम लोग इस एपिसोड को स्टार्ट करने पहले हम ऑफ द रिकॉर्ड भी जब बात कर रहे थे कि हम जब इंडिपेंडेंस की बात करते हैं
तो नो डाउट हमें वो देशभक्ति वाला इमोशनल फीलिंग तो आ जाता है ड्यूरिंग लिसनिंग टू सॉन्ग्स, या आप परेड देख रहे हैं दूरदर्शन पे, चीज़ें देख रहे हैं, वेदर इट इज़ 26 जैन और 15th अगस्त। पर क्या वाकई में हम उस तरीके से मेंटली एंड एथिकली, आई में से, इंडिपेंडेंट हो गए हैं क्या इन टर्म्स ऑफ आवर सिविक एटीट्यूड? व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव एज अ डिफेंस पर्सनल? आपका पर्सपेक्टिव कैसा रहता है? बीच में आपने कोट भी किया था कि भाई रेड, हम अभी बातचीत कर रहे थे, भाई रेड सिग्नल क्रॉस करना किसी को आजकल हक लगता है, ये क्या बुरा है मतलब? No, we have taken our independence for granted. बहुत मजाक में लिए। That means मुझे इंडिपेंडेंस मिला है, मैं तो आजाद हूँ, एंड आई एम आजाद टू डू एनीथिंग, because there is nobody to put a restriction on me. That is a notion which a large uh, percentage of the people have. Mm. Actually, when I talk about independence, or what I feel about independence is not I can do anything, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है. It is a facility given to you to think independently, हम्म। act independently, थिंकिंग लेवल पे। without any prejudice or coercion or something. नो इम्पोजिशन ऑन यू, Uh, ऑन योर थिंकिंग you एटलीस्ट। can pursue a religion, whatever you feel correct. There is no restriction. So these are the independence, I would say, in classical sense. But I, some of us have taken independence. That means I can do anything. There are no rules which bar me from crossing the red light when the light is red, or entering into a property which has been shown as no trespassing. हम्म। In uh, पार्किंग हम कहीं भी कर सकते हैं, I थूक can सकते do हैं। parking anywhere. I can do anything which I feel it is correct. I mean, it is something which is unthinkable. What we need to actually look at as to, have we gone wrong in our, I would say, nurturing our population in the right direction in last so many years of independence. When an Indian goes abroad, we don't hear that he's been spitting here and spitting there, वो or कभी नहीं throwing होता है। throwing mug, or not standing in a queue on a bus stop or a railway counter or airline counter. It doesn't happen so. Why it happens only here? Because we feel that we are independent. हम आजाद हैं, हम कुछ भी कर तो सकते हैं. मेरी जगह है, मेरा पावर चलेगा, मैं जैसे चाहूँ वैसे कर सकता हूँ। Me, myself, and my family is the ultimate motive. I mean, जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, जो मेरी फैमिली कर रही है वो सही है, बाकी सारे गए. You look at the current scenario, you feel little disillusioned as to, are we really independent? Hmm. Till very recently, our customs, our traditions, our festivals were getting a little influenced by the Western culture. हम्म। Are we really independent from that aspect? Are we still carrying those Western values as the burden on us? Thankfully, armed forces, this thing has what is called Indianization. इंडियनाइजेशन। Indianization has ओके। started, ये क्या where है? we are now taking pride in our own customs and procedures, and ओके। converting some of the activities to match with Indian values. हम्म। All right. There were in previous time there used to be rum punches. There used to be ओके। dining in night, where in a very very formal way, what Westerners had taught us, we were dining out people who were going out on posting. हम्म। Things are now changing, where we are now
adopting more and more our values in our day-to-day life, more in the official functions and things like that. So we need to see that we get more influenced or regain our own cultural heritage rather than uh, getting the influence by the harmful by the Western this thing. Another thing, economically and diplomatically. Till very recently, we were, though we called ourselves non-aligned for a Hmm. very long time, but we were in some camp or other. Right. Okay, we had not exercised our powers to take solemn decisions, जिस तरीके से अब हम ले रहे हैं. which are in the best interest of the country. Whatever IMF or World Bank has said, we sign on the dotted lines. I mean, there are certain unspeakable uh, things have happened in the past which have destroyed the very fabric of the country, the national interests. So, have we gained the independence in those sense? No, we are still carrying those baggages, Hmm. financially also and diplomatically also, as I mentioned. Security front, yes, we gained our independence in 47. Thereafter, our armed forces are looking after national interest to the best of their ability. Yes, we say, yes, we are independent from security point of view. Hmm. But very unfortunately, till very recently, we were into the doldrums, had a mixed, we didn't know what is correct. We had left our Indian values in down and dumps, and we were adopting Western values. अब उस तरीके का चेंजेस आप देख रहे हैं. Yeah, At least in the defense, we are changing all those procedures. yeah. But what do you teach your kids? मतलब आपके बच्चे तो अब बड़े हो गए हैं and is doing on his own and all. But like general, uh, now you are more around the civic society now. तो आपको बड़ी सी कोफ्त होती है कि भाई ये चीजें ऐसी क्यों हैं एंड कैन वी चेंज दिस. Do you feel that irritation when being in the society now, very close to society now? Yeah, I always been telling my children that be a good citizen. Hmm. Now, what makes a good citizen is a very, very comprehensive अब मुझे लगता है article. ये क्वेश्चन बड़ा ही इंट्रोस्पेक्टिव वाला भी है एंड नोबडी आस्क. Mm. मतलब आजू बाजू वाले को पूछने के बजाय खुद को पूछें तो ज्यादा बेहतर है. So, if you know the norms of good citizen, I think everything will fall in place. A good citizen is a law abiding. A good citizen is one who cares for others. A good citizen is one who sees that the nation first. Hmm. He's part of the nation, so the nation should grow. If nation grows, he would grow. Hmm. So I mean, these are the things which I said. It's as simple as I said, but very difficult to be a good citizen. For that, you got to work hard. बिकॉज आपको प्रिंसिपल्स फॉलो करने होंगे. Absolutely, you got to bear some nonsense from people, have patience and while standing in queue, while the others are jumping the queue and things like that. I mean, so be it. Try बट and be. व्हाट वुड यू, आपका टेक क्या रहेगा? सो जैसे तुर्की पे अभी बैन लगा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, Hmm. और अभी भी है या नहीं, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट मच, बट अभी रिसेंट में गवर्नमेंट ने किया था बैन. सो इफ यू एंड मी आर बाइंग सम प्रोडक्ट्स और वी हैव अ ट्रिप scheduled to visit Turkey, what should be the ideal citizen or a good citizen should be doing? No, actually, But this is a very practical case that generally happens. see, I would say a very, very difficult question to answer. Okay. See, there are multiple factors which decide the relations between two countries or two individuals. I would talk हाँ. about. Okay, Correct. multiple factors. Now, you are severing the ties with certain countries Hmm.
You have looked at only one aspect of it. You have not seen the other aspects. Okay, another example. There is a country which is now imposing high and very heavy tariff on other countries. हाँ, राइट। Now, do you think that only the recipient country on which the tariff has been applied will get affected? No, हुँ, it is your own citizens are going to get affected. So, while as a knee-jerk reaction we have done certain thing, but best would be to analyze the pros and cons before taking a decision. I wouldn't like to comment on the Turkey or China or द any other यूएस country डिस्कशन। हुँ, as to what action we should take because I'm unaware of those all the inputs, सिनेरियोज़ एंड हाँ, scenarios, करेक्ट। inputs which ऑन व्हाट बेसिस द गवर्नमेंट yeah, टेक्स which दिस? decide the future course of action and which government has to जो take. ऑब्वियसली बहुत सारे डिप्लोमैट्स एंड एजुकेटर्स मिलके वो डिसीजन लेते होंगे। वी कैन नॉट लाइक घर में बैठ के कमेंट करना आसान है कि Yeah, भाई आपको नहीं करना था। but definitely it feels bad. A country which was friendly to you suddenly turns hostile. हुँ, It gives you a question to ask yourself as to what has gone wrong. In the past, we have experienced two such incidents where a country which was friendly to us had turned hostile. We need to actually introspect and see as to where have we gone wrong. I'll leave it that. एक एक और आइडियोलॉजी है जो मैं पुट अक्रॉस करना चाहूँगा आपसे कि अ, जब भी वॉर होता है और हम लोग टीवी पे न्यूज़ वगैरह सब देखते हैं, तो और जिस तरीके के रिपोर्ट्स आर्टिकल्स में या न्यूज़पेपर्स में आती हैं, जहाँ वो बच्चे दिखाते हैं, जो कि अ, नेचुरल केस है कि भाई उनका कोई लेना-देना नहीं है उस चीज़ों से, उन चीज़ों से, उन लोगों का, आम जनता का। बट एज़ एज़ अ इंडियन सिटिज़न एंड एज़ अ पर्सन हू वर्क्स इन द आर्म्ड फोर्सेस ड्यूरिंग द वॉर, किस तरीके की सोच होती है कि भाई, क्योंकि नॉर्मल आदमी ये सब देख के बोलता है कि वॉर नहीं होना चाहिए, क्या मतलब एंडलेस चल रहा है, बिकॉज पिछले 2-3 साल से हम कंटिन्यूस देख रहे हैं, रशिया यूक्रेन चल रहा है, इसराइल ईरान चल रहा है, बीच में और डिफरेंट चल रहे थे कंट्रीज के आपस में, और छोटे मोटे चलते आ रहे, इंडिया पाकिस्तान का बीच में हो गया। सो डू द सोल्जर और आर्म फोर्सेस हैव अ इमोशनल एंगल टू इट कि नहीं यार, लेट वी शुड नॉट बी डूइंग इट, और नहीं, देयर इज अ डिफरेंट अप्रोच कि नहीं, अभी इमोशनल होने का टाइम नहीं है, इट इज इक्वल टू इक्वल, 1:1 देना जरूरी है। See, in any war, you will have some collateral damage. हम्म, It is bound to happen. Some of the innocent people, children, women will get affected, विल डाई। die or affected. Okay. They may get displaced or they may uh, be starving of food or something like that. Okay. They'll get affected as a हम्म, broader term. The armed forces are required as a deterrence to against any other country, against your adversary. हम्म, Yes, they are there to fight a war, but no war can actually solve any problem. People have to sit down, discuss, resolve the differences, and move on. None of the wars have brought in the peace or brought in the prosperity, if I may say so. None. You can open the history books and see. हम्म, So, as a armed force personnel, I would say armed forces are mandatory हम्म, to be maintained by any of the country as a deterrent force. Okay, but they should be capable enough to give a body blow to adversary if he ventures against us. Okay, तो इसलिए कि ईंट का जवाब पत्थर से जरूरी है बिल्कुल जब वॉर है, बिल्कुल तो बिल्कुल देर इज नो, हाँ then you don't have the emotional सो यू angle. कैन नॉट वेव अराउंड हियर देयर। You can't have an emotional angle in that. Okay, there will be some collateral damages.
तो जब वॉर होता है तो इज द गवर्नमेंट, इज द आर्म फोर्स आल्सो प्रिपेयर्ड कि भाई जो बॉर्डर एरिया के गांव हैं या लोग हैं, यहाँ भी कैजुअलिटीज होगी ही होगी? People have been advised to move to safer places. हम्म, But if those who choose to stay on, जो वहीं पे रहना चाहते हैं, they probably mentally वो लोग तैयार रहते हैं कि कुछ ना कुछ नुकसान हो हो सकता सकता है। है। फॉर वॉट एवर रीजन जो रुक जाते हैं वहां पे, कुछ और रीजन होते होंगे उनके। कोई ओल्ड पर्सन है जो मूव नहीं कर सकता, या कोई बीमार है जो उनको वहां से हटा नहीं सकते। ऐसी हो सकती है सिचुएशन, या कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हो जो अगर आप छोड़ के चले गए कोई और ले लेगा। आई स्टिल रिमेम्बर ऑपरेशन सिंदूर के टाइम ऐसा पेपर में पढ़ने आया था, न्यूज़ में भी दिखाया था कि एक छोटा बच्चा है जो राजस्थान के अराउंड किसी गांव के अराउंड वेयर विलेजेस हेल्प कर रहे थे फोर्सेस को काउंटर अटैक ऑपरेशंस वगैरह में, हम्म, इन टर्म्स ऑफ उनको खाना प्रोवाइड करना, दूध वगैरह प्रोवाइड करने में। तो उसमें वो बच्चा बड़ा एक्टिव था जो प्रोवाइड कर रहा था, बट इज सो रिस्की। एंड जब उनसे पूछा कि आप क्यों छोड़ के नहीं जाना चाह रहे, जब एडवाइस किया है आपको, तो देख लें कि हमारे यहाँ मवेशी हैं और हमारी खेत है, तो हम एब्सोल्युटली, नहीं छोड़ सकते इसको। एब्सोल्युटली, हम मवेशी को या गाय भैंस हमें जो भी हैं, एब्सोल्युटली, तो वो हमारे घर के जैसे ही हैं, तो हम उनको अभी छोड़ के नहीं जा सकते अकेला, जस्ट बिकॉज हमारी ये जान पे आ पड़ी है। एग्जैक्ट, हो सकता है। मैंने दैट सच अ, हम एक तरीके से देखा जाए तो ऑपरेशनल एंगल से मुझे ऐसा लगता है कि वुड बी अ फुलिश डिसीजन व्हेन लाइक आर्म फोर्सेस एडवाइसिंग भाई मूव अराउंड, क्योंकि देयर इज अ थ्रेट, डेथ थ्रेट। एंड एक अदर एंगल है आपके सिटीजन ऑफ कंट्री का कि each issue has got a two aspects, two हाँ, sides of the coin. that is also a sort of challenge to armed forces, isn't it? It is. Now you कि at आप that जिसको बचा रहे हो वो खुद ही उस हाँ, उस समय आपको डिफरेंशिएट करना कि ये मेरे साथ है या मेरे अगेंस्ट में है, ये भी एक इशू है। दूसरा, क्रॉस फायर में वो भी आ सकता है। फिर डाउट आता है बिल्कुल आता है, क्यों नहीं आता है? क्यों नहीं आता है? कि क्यों रुकना चाह रहे हैं, इट कुड बी अ अदर एंगल टू इट। क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। दैट्स अ लॉजिकल अप्रोच टू डूइंग द जैसे ऑपरेशन। कि हमारी सारी उंगलियां एक साइज की नहीं है, वैसे सबके मन में क्या चल रहा है वो सबके अलग अलग विचार होते हैं। और जो वो टाइम मन जानने का होता नहीं है, यू हैव टू टेक अ लॉजिकल अप्रोच इन। अभी एक पीछे एग्जाम्पल भी है, नाम नहीं लूंगा मैं। कारगिल युद्ध में जहां से कोई कवरेज होता था, टीवी का कवरेज, अगले दिन वहीं पे बम गिरता था या शेल गिरता था। आपने शायद पढ़ा नहीं होगा कि कोई एक टीवी एंकर वहां पे इंटरव्यू लेते हैं जवानों से, और अगले दिन ही वहीं पे होता है, और एक बार नहीं, बहुत बार बहुत हुआ। बार होता है। सो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि तो इट्स लाइक अ प्लॉय। इंटेंशनली किया, अनइंटेंशनली हो गया, बट द फैक्ट इज उस समय किसी पे विश्वास नहीं किया जा सकता। दैट्स व्हाई यू नीड वेरी सुपर स्पेशलाइज्ड मेंटली फिट पीपल इन आर्म फोर्सेस। या ग्रेट। एस्पायरिंग यंग पीपल जो आना चाहते हैं आर्म फोर्सेस में, व्हाट वुड यू एडवाइस देम कि किस तरीके से तैयारी करो आप आने के लिए, और क्यों आना चाहिए? व्हाई शुड यू जॉइन द एयर फोर्स एंड अदर डिफेंस फोर्सेस? okay, as regards why should somebody join, it's only passion to serve nation, ओके। his eagerness to बट वो तो वो घर पे रह के भी कर सकता है, नहीं, फॉलोइंग ऑल नहीं, द नहीं, रूल्स एंड नहीं, नहीं, थिंग्स। नहीं, नहीं, that's what I was coming to it. His eagerness to protect the sovereignty of the country by laying down his own life, he should be ready for that. So if he has got that mindset, वो क्लैरिटी होना चाहिए। absolutely clarity, because he is going in a profession where he may have to sacrifice his own life. He may, I mean, he doesn't have to do that, but he may, situation may arise that तैयारी तो उस तरीके से ही yes, होती है। yes. So if you feel that you're not made up of that kind of a person, then don't. But if you feel so, you must be a single-minded, and once again, I'll repeat, believe in yourself. If somebody wants to do that, and if he feels that he can do that, he should
maintain that particular thing. और कोई मान लेते हैं कि सिलेक्ट नहीं हो पाया फॉर दैट केस. No, there are a lot of ways to serve the nation. हम्म. May not be on the border, but you do the innovations in the lot of fields are there. Maybe engineering field, maybe some other field. You can contribute. I mean, there is no hard and fast that you should be only at the border holding a rifle or flying a jet. It need not be. But हम्म. for some reason, you are not been able to get through. You are having other avenues to serve the nation, to protect it. हम्म. You could be a scientist who's designing an weapon system. करेक्ट. I mean, there is अब डीआरडीओ में जा सकते हैं, इफ yes, नॉट डिफेंस फोर्सेस. there are a whole lot of opportunities. ओके. Now व्हाट. there are a lot of startups now हम्म. making फॉर हेल्पिंग डिफेंस फोर्सेस, very ड्रोन्स एंड ऑल. yeah करेक्ट. drones, smart weapons हम्म. have been made by rockets have been made by uh, Bangalore-based startups. They're sending the satellites into the and these satellites have been used for communicating or intelligence gathering, which has been fed again to the armed forces to secure the border. So one can do not by wearing नियत और uniform, जज्बा हो तो हो सकता है. not by wearing uniform, but without wearing uniform also you can. यूनिफॉर्म से मुझे याद आया, लोगों को यूनिफॉर्म का क्रेज बहुत होता है, स्पेशली एयरफोर्स का यूनिफॉर्म. आई हैव सीन दैट. एंड कि द वे दे वॉक, एंड वो जो यूनिफॉर्म का एक करिश्मा होता है, एक चार्म होता है. सो अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स, आई वाज आल्सो देयर, आई एडमिट इट. जब मैंने ट्राई किया था, एंड आई वाज लाइक ट्वाइस, एंड आई हैव बीन रिकोटिंग, जब भी हम लोग मिलते हैं बात करते हैं. आई वाज ट्वाइस रिजेक्टेड इनटू द आई फॉरगॉट फाइनल फाइनल राउंड. एंड द थर्ड टाइम भी मैंने अटेम्प्ट किया था, आई कुडंट गेट इनटू द फाइनल राउंड थर्ड टाइम. और उसके बाद तो फिर वो एज क्राइटेरिया ही, Yeah, आई वाज लाइक आउट ऑफ दैट. तो यूनिफॉर्म एक फैक्टर जरूर था मेरे लिए भी, कि एक जरूर एक उसमें एक अंदर का फीलिंग अलग ही होता है वेयरिंग दैट. एंड दैट एड्स अप टू योर माइंडसेट आल्सो, कि भाई यू यू आर वेरी डिसिप्लिन्ड एंड yeah. वेरी वेरी कल्चर्ड इन द वे इट शुड बी. तो यू आज यू आल्सो फेल्ट फॉर द फर्स्ट टाइम व्हाइल वेयरिंग इट. बिल्कुल भाई पहली बार हमेशा. हमेशा जब आप यूनिफॉर्म पहनते हैं एक अलग ऊर्जा अलग एनर्जी आपके बॉडी में होती है आप आपके इस पे तो बहुत सारे रोब्स एंड हाँ व्हाट डू कॉल्ड सो फ्लैग्स, व्हाट डू कॉल्ड मेडल्स एंड. मेडल्स एंड whatever you ribbons and whatever हाँ. बट मैं ये बोल रहा हूँ कि आप मिडल्स और रिबन्स ना भी हों हम्म. बट जैसे ही आप यूनिफॉर्म डालते हैं एक अलग आप में फीलिंग होती फीलिंग है होती ये मैंने हर बार जब पहनी है यूनिफॉर्म फील किया है उसका कारण ये भी है कि इट कम्स विद अ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड यू अर्न इट. you have earned it and you are carrying when you're in civil street or anywhere in uniform I mean even in unit also you are bound by certain uh, power or authority vested with you in that uniform so it is something very special feeling so, and I had a fortune of wearing it for वेयरिंग इट. almost 4 decades so I thank god for that You're quite lucky, and not just lucky, it is obviously out of not just you, जो भी लोग जिन्होंने कंट्री को सर्व किया है या कर रहे हैं, दे हैव अर्नड इट आउट ऑफ देयर ओन yeah एफर्ट्स. thank you Right from cracking that those exams and the grilling sessions that you told. So what are the top three skills you would like to mention, जो जो नए बच्चे हैं, जो जाना चाहते हैं, उन्हें ध्यान रखना चाहिए if they want to get into the defense forces, apart from the theoretical and whatever जो एजुकेशन परस्यू करना होता है टू क्रैक दोज एग्जाम्स. See, in armed forces, what the selectors are looking for, looking at you, do you have the officer-like or soldier-like qualities? Number one, I'll elaborate on these. Second, do you have confidence in yourself? हम्म. Okay.
And if I may say, number three is, are you a team man or you're a one person? Hmm. Okay. So reverse order. Team man, that means I am going to be a person who takes my team member along. Hmm. Then I'm person who can be considered. Okay. He is not the one who is going to fight the war alone. Nobody can fight the Nobody war. can fight. Okay. It is going to be a team effort. And second, officer like quality or soldier like qualities. That means discipline ingrained into them, Hmm. team spirit, cooperation, and of course, integrity. That means Hmm. you're not going to ditch your team member Hmm. for some personal benefit. All right. And of course, confidence in yourself. That means you are capable of anything. So I feel these three are the Very essential. qualities Hmm. which are been looked at whether you are capable of leading your men or not. Okay. डिड यू एक्वायर इसमें से कोई मतलब ऑलरेडी आप में तो थी इसलिए आप सिलेक्ट हुए थे पर कुछ क्वालिटीज जो आपने आपके सीनियर से एक्वायर किए या सीखी ड्यूरिंग योर टेन्योर I would say being एंड वुड यू लाइक टू कोट दैट सीनियर uh, being compass. I would say you should have concern for your team. Again, it's a part of your team spirit, and have your patient here. Patient hearing is most important in any in any organization. So if you are a autocratic leader, you won't succeed in long term. But if you are a democratic leader, that means who takes the team into along confidence, listens to their issues, their suggestions, and takes a well calculated decision decision. So it's not that he's I would say, a weak leader who takes input from other. No, he is taking different opinion. He analyzes all those inputs and takes the best decision, which is in the best interest of the team, the service, and the nation. ओके तो वर एनी सच सीनियर्स ऑफ योर्स Plenty, सुपीरियर्स plenty, ऑफ योर्स plenty, plenty, plenty plenty, plenty. I you can't take names there's No, I plenty can take names, but it would be injustice to those right जिनका नाम मैं that's नहीं true लूंगा. But suffice to say that each at each stage, your superior has been inspiring you in certain way or other. Okay, he may have the some of the best of हाँ the बहुत बार quality. इनडायरेक्ट भी होता है यू ऑब्जर्व एंड लर्न Yes. ओके नाउ आई हैड सम picky questions flying के around you said you didn't flew the fighter aircraft but training या trainer planes जिसको बोलते हैं trainer aircrafts में Yeah. you were how was that experience From that time onwards, your adrenaline flow has gone a few notches up. अच्छा अभी तो टेक ऑफ भी नहीं किया नहीं बट किया है, नहीं किया है. you So start your feeling it हाँ. Now after you line up and moment the power is engaged, we call it afterburner engagement. That means okay 100% power, and thereafter you have got one more afterburner, which gives you a thrust immediately. And that kind of a jump, एक which जोल्ट लगता है it पूरा solid jolt, and that spice up the adrenaline flow. So it's a exhilarating feeling. Moment you go up, you feel like you're a bird. तो कितने सेकंड में you are in sky See, different different हाँ diff, obviously different aircrafts with different different capacities aircraft. Each has got a takeoff speed. At what speed they rotate, that means from nose they lift up. So it's about 35 to 40 to 1 minute, depending on which aircraft you're sitting in. okay And some even lesser time of frame also, okay about 20-25 seconds also they take off. Yeah, and they're that's into skies they are into the sky. Thereafter, another best feeling comes when you're maneuvering with 3G, 5G. That means five times the gravity force comes onto your body.
if I say I've taken a maneuver which has got a 5G load, that means if a uh, 5G it, 5G हम I mean हम बताना चाहेंगे कि ग्रेविटेशनल gravitational force, that means हाँ इम्पैक्ट आता है आपके बॉडी पे if I say 1G, that means 1 किलोग्राम का वेट 1 किलोग्राम ही होगा, बट हाँ 5G 1 किलोग्राम का वेट 5 किलोग्राम के बराबर फील लगेगा. लगे Okay. Now that means your entire body is subjected to that kind of a pressure. ऐसा लगे आपने इतना हाँ, जोर से और इतने इंटेंसिटी से कोई खींच रहा है आपको या आपने इसका एक्सपीरियंस किया होगा जब बस में आप बैठे हैं या कार में बैठे हैं और हाई स्पीड पे टर्न लेते हैं, हम्म तो जो फोर्सेस आपके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस काम करते हैं, हम्म वो आपको बताते हैं टेंजेंशियली आपको ऐसा पुल मिलता है ऐसा कि कह लगे पुलिंग दैट साइड बट यू आर ट्राइंग दिस साइड या सो जिस तरफ आप शिफ्ट हो रहे हैं या पुल हो रहा है, आपका वजन ज्यादा होते जा रहा है उस तरफ. हाँ सिमिलर ये एयरक्राफ्ट में भी होता है. देन नेक्स्ट स्टेज जहां आपको बहुत अगेन flow of adrenaline increases is while you're carrying out the aerobatic display. When you carry out एंड ये various आपने किया था या मेरे साथ में एक कोई बहुत क्वालिफाइड टेस्ट पायलट थे. उन्होंने मुझे एक बार डेमोन्स्ट्रेट किया कि यू कैन डू सच एंड सच मनूवर, हम्म मेंटेन ये स्पीड, ये एंगल, और शो इंश्योर दैट उतनी एयरक्राफ्ट स्पीड से कम नहीं होना चाहिए, बिकॉज हम्म more the speed no problem, but less speed the aircraft will stall and fall. इमीडिएट I mean, if your aircraft, there are certain speed at which the aircraft stalls. हाँ That means stalls means your lift is not been generated enough to maintain the aircraft in that. हाँ लोग फ्लोट नहीं कर पाएगा हाँ, एंड लाइक इट्स लाइक so it will start falling. फॉलिंग You lose the altitude. So they showed me in a Kiran aircraft, that's a trainer aircraft where ओके initial ab initio flying has been done. They My friend and qualified test pilot showed me how to do a spin. ओके You must have seen aircraft falling like this. हाँ हाँ पिक्चरों में हमने बहुत Uh, दिखा है uh, so actually, I managed to do that and recover. Recovery is very simple. Leave the control stick and the pedal hota hai in neutral, and control stick neutral. Aircraft will recover on its own. I mean, that particular aircraft had the capability. So I climb up the तो आपने required, स्पिन किया required altitude, हाँ entered into spin. हम्म After 3 rounds, of course, my instructor friend or qualified pilot was continuously keeping check on my entire action. हाँ And after third, he said, "Okay, leave the stick and pedal neutral." Moment I did that, aircraft recovered. So, and it was such it actually flicks like this. ऑलमोस्ट ऐसे Yeah, yeah. So it's absolutely amazing आम feeling. इंसान के काम नहीं है मतलब मुझे लग नहीं रहा है नहीं, it's नहीं कर सकते हैं. कर सकते हैं There's nothing. But again, physical fitness comes handy there also, because you're lifting something 5G, 5 times, 4 times, depending on how much G you are pulled. That much of load is coming into your controls. If पर you नहीं सर मुझे ऐसा लग रहा है आप जिस जिस आसानी से इसको बता रहे हैं उतना उतना आसान नहीं उतना आसान है है. नहीं और वो एक्सपीरियंस No, but that was one of chance I got a opportunity to do the aerobatics and spin. That was something I would say astonishing. हाँ यू वोंट गेट इन डिज्नी वर्ल्ड नॉट इवन इनटू Yeah, यूनिवर्सल ग्रेट would you like to do it again I don't mind. you don't mind Mm. No, actually, a similar experience I had while jumped. I did a free fall skydiving skydiving. There, once you fall without any stabilizer, you actually are uncontrolled I movement. am interrupting you again huh? अब I am young and I am allowed to do it what's your age I'm 63. you're 63 and आप skydiving करने गए थे Yeah. so it's like a message to all young people जो सिर्फ कंटेंट कंज्यूम कर इंक्लूडिंग मी ओके मैं अपने आप को अलूफ नहीं रखना चाह रहा हूँ उससे दोज आर लाइक जस्ट वाचिंग कंटेंट हम लोग एंड कि भाई ये डाइट फॉलो करो कीटो डाइट एंड फलाना डाइट एंड ये सब करो इज अ नॉर्मल पर्सन
normal routine, 63, and you're like doing skydiving without any fear. There's no problem. The main and the reserve parachutes are good enough to protect you, even if you But go. you get that, you need that guts, no? Yeah, That you are going to fall. that's absolutely. प्लान बी है बॉडी के ऊपर, Yeah. बट गट्स तो चाहिए बिकॉज आगे तो कुछ नहीं होने वाला है. So when you actually jumping that time, a similar kind of a feeling you get Okay, that you are. and you took this jump where? I did it in 21 Okay, and again in 23. okay. So कहाँ कहाँ पर लिया मतलब where you one did? was with armed forces only, Okay, with Air Force only, okay. and one I did it in Netherlands. नीदरलैंड में किया आपने? Along with my son, I jumped. साथ में? Yes. तो बाप बेटे दोनों साथ में, Yeah. जो होगा देखा जाएगा. देखा जाएगा. मुझे लगता है ये जो एटीट्यूड है, और जो कॉन्फिडेंस है, दैट इटसेल्फ सेज कि किस तरीके का ग्रूमिंग एंड कल्चरिंग होता है व्हेन यू आर इन सॉर्ट ऑफ डिफेंस फोर्सेस. एंड मुझे हमेशा से एक वो एक रही अंदर एक क्या बोलते हैं, एक टीस रही कि हैड इट बीन कि मैं क्रैक कर देता, आई वुड हैव बीन देयर, Yeah. सो द एंटायर लाइफ एक्सपीरियंस वुड हैव बीन डिफरेंट. As I said to you earlier also, it's a loss to the Air Force that you didn't get in. Oh, I mean, that's a compliment. That's a that's a compliment. And now I can complain. Yeah. Yes. I can crib about it. Being young, guys, you should have taken me. I could have also learned something Yes. Yeah. more different. Okay. Lastly, before we sum up, because आपने बहुत बहुत कीमती और अच्छा समय दिया है, like last time, and we had super rich discussion today itself. आज भी हमने बहुत बहुत अच्छा डिस्कशन लिया है. यंगस्टर्स को, मुझे, एंड टू ऑल द पीपल, फेलो इंडियंस, फ्रॉम यू एंड ऑफ कोर्स फ्रॉम बिहाफ ऑफ एयर फोर्स एंड पीपल इन द एयर फोर्स एंड डिफेंस फोर्सेस, क्या मैसेज देंगे आप टू द फेलो इंडियंस व्हेन दे आर लाइक सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे, एंड हाउ शुड वन लुक एट द इंडिपेंडेंस, किस तरह की सोच होनी चाहिए मूविंग अहेड? बिकॉज जैसे आपने कहा कि देश सिर्फ आर्म फोर्सेस से नहीं चलता है, सिर्फ मिनिस्ट्री से नहीं चलता है, सिर्फ सिविलियंस या सिटीजन से नहीं चलता है. इट्स जॉइंट एफर्ट, कलेक्टिव एफर्ट. और जिस तरीके से मोदी जी इसको लेके जा रहे हैं, है ना, पहले लोगों को लगता है सिर्फ लाइक वेकेशन पे जा रहे हैं, मीटिंग डिफरेंट कंट्रीज, एंड नाउ दे आर एक्चुअली सीइंग इट, व्हाट इज द डिप्लोमेटिक impact of those visits, which is helping the armed forces also, and which is और ये रिलेशन अब मुझे लगता है सिटीजन्स को भी आ गया है. Yeah. तो उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आई नो आई एम लाइक आई हैव लाइक समराइज्ड लॉट ऑफ थिंग्स इनटू वन स्टफ, लॉट ऑफ थिंग्स इनटू वन क्वेश्चन. Okay, dear countrymen and my young fellows who are listening to me, सबसे पहले तो you all know that we have earned हमारी जो आज़ादी है हमें बहुत जद्दोजहद के बाद मिली है. तो I feel we should be feeling absolutely grateful to our freedom fighters, our ancestors who have हमारे लिए इतनी अच्छी लेगेसी छोड़ के गए हैं. उन्होंने हमारा देश स्वतंत्र किया है. उसके लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति भी दी है, काफ़ी कुर्बानियाँ भी दी है. तो लेट अस सेलिब्रेट देयर बलिदान, their sacrifices and see that we come true to their aspiration जब उन्होंने अपनी जान तक न्यौछावर कर दी. हम ऐसा कुछ ना करें जिससे उनकी जो सोच थी उस पे ठेस लगे. एक दूसरा ये कहना चाहूंगा कि जो मैंने पहले भी इस पॉडकास्ट में किया है कि बिलीव इन योरसेल्फ. Once you take a calculated decision about anything, stick to it and see that you continue to work in that direction. Failures and success are game of the same thing. They are the two sides of the coin. The failures tell you the way how not to do the things,
and successes tell you the ways to do in a better manner. Be a good citizen. See that you are ensuring that every single citizen of your country is equally capable and equally safe in the environment which we are living. If we look after each other, I'm sure our country would, हमारा देश प्रॉस्पर करेगा, हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा. और लास्टली, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. आप अपने आप का अच्छे से ध्यान रखें. और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज जो ख्याल रखने की है वो अपनी हेल्थ. इफ हेल्थ इज देयर, यू कैन कॉन्कर एनीथिंग इन फ्यूचर. जय हिंद. वंस अगेन आपको आगामी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं. जय हिंद. Thank you, sir. Thank you for being on the show today. माय Thanks a lot. प्लेजर. दोस्तों, हम हमारे चैनल के कंटेंट के थ्रू कॉन्स्टेंटली आप तक वैल्यू पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा. ये मुझे और मेरी टीम को एक मोटिवेशन देगा और अच्छे गेस्ट और अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाने.